हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम इस अप्रैल में ही होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन का लास्ट डेट 23 जनवरी तक है। शायद आप लोग सब ने भर लिए होंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं पढ़ाई के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस 3 महीने में आप उसका जो जनरल अवेयरनेस पार्ट आते हैं, जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी आते हैं, डायनामिक पोर्शन भी आते हैं, वो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगी। पहले तो मैं इस वीडियो में आपके साथ एसएससी जीए का सिलेबस डिस्कस करूंगी कि क्या सिलेबस होता है उसका, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट बुक्स क्या होते हैं, कहाँ से आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, कहाँ से आपको जीएस के लिए, जीए के लिए आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए रेफर करना है, वो मैं बताऊंगी। थर्ड नंबर ये है कि आप अपना जनरल अवेयरनेस पोर्शन कैसे इंप्रूव करोगे, वो भी मैं बताऊंगी। और इस लास्ट 3 महीने के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए भी बताऊंगी, और बिगिनर्स जो हैं, जो आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बताऊंगी। वो भी कुछ कर सकते हैं इस 3 महीने में। 3 महीने का टाइम बहुत होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अभी स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो भी मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बताऊंगी कि जीए क्या कैसे इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। इज़ इट रिक्वायर्ड, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए जीए पढ़ना क्या आवश्यक है, ये भी मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। एसएससी वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब सिर्फ सीजीएल नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल या और भी तरीके का जो एसएससी का इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट का तो उतना पता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितना एग्ज़ाम होता है उसमें जो जनरल अवेयरनेस पार्ट होता है उसका 2 पार्ट होता है। मतलब जनरल अवेयरनेस पोर्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्टैटिक जीके पोर्शन और एक है डायनामिक पोर्शन। स्टैटिक जीके मतलब जो जीके पार्ट होता है, जनरल नॉलेज पार्ट, और डायनामिक पोर्शन का मतलब है जो करंट अफेयर्स पोर्शन होते हैं। अब स्टैटिक जीके के अंदर क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है एसएससी में, वो हम जान लेते हैं। पहले ऑप्शन में, अच्छा ये जो लिस्ट मैंने बनाए हैं ये अकॉर्डिंग टू द वेटेज इन द एग्जाम, मतलब पिछले कई सालों में जो टॉपिक में जैसे मार्क्स आए हैं उस हिसाब से मैंने अरेंज किया है इसको। तो पहले ही आते हैं हिस्ट्री, देन आते हैं पॉलिटी, देन साइंस। साइंस में 3 पार्ट हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। इसमें भी जैसे मार्क्स आते हैं उस हिसाब से मैंने अरेंज किया है। साइंस के बाद आते हैं जियोग्राफी, देन इकोनॉमी, देन कंप्यूटर। इकोनॉमी कंप्यूटर पोर्शन में अभी थोड़ा कम मार्क्स आ रहे हैं। और मिसलेनियस के अंदर आते हैं बुक ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट्स, डांस फॉर्म एंड देयर स्टेट्स एंड फेस्टिवल, वो भी कौन से स्टेट से हैं, एंड एटसेट्रा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड जियोग्राफी, ये जो 4 पोर्शन है इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 4 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। तो चलिए स्टैटिक जीके का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और पिछले एग्ज़ाम में, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा ऑलरेडी गया है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, जो इंटरनेशनल मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर कौन है, और सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, अभी उनको कौन हेड भी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स पार्ट में आएंगे। मतलब देखिए ऐसे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स मतलब एक कनेक्शन बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो स्टैटिक पार्ट में आ जा रहा है। अभी उनका हेड कौन है ये आ जा रहा है करंट अफेयर्स पार्ट में। तो ये बन गया। जैसे एक है यूनेस्को का क्या है। फिर आते हैं अभी हु का, जो अभी कोविड सिचुएशन में बहुत रिलेवेंट है, तो ये पूछा जा सकता है हु का मतलब कहाँ है उसका हेडक्वार्टर, या अभी कौन हेड कर रहे हैं उसको। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के लिंक है। फिर आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उनका डिटेल्स। फेमस कुछ कंट्री का कैपिटल जान लेना, हमारा नेबरिंग कंट्री का या अदर्स फेमस कंट्री का। फिर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स जो है कौन सी स्टेट में है वो। फिर कुछ फेमस पर्सन का फेमस कोट्स, ऐसे पूछा जा सकता है ये कोट देके ये कोट किसका है, मतलब ये फेमस कोट कौन सी फेमस पर्सनैलिटी का है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। फिर फेमस डैम्स, फिर लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट इन इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं ऑल्सो वर्ल्ड वाइड। लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है, ऐसे पूछा जा सकता है। एब्रेविएशन पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकते हैं। फिर फेमस इन्वेंटर, इन्वेंशन क्या है, तो ये फेमस इन्वेंशन किसका है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर फेमस टेम्पल, वो कहाँ पे है,
ये पूछ सकते हैं। और हमारे इंडिया का जो पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स हैं एंड प्रेसिडेंट हैं उनका सीरियली नाम आप याद करके रखना। ये मतलब बचपन से ये जीके का पोर्शन है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एंड इंडियाज फर्स्ट, मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, ओलंपिक्स में फर्स्ट कब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ये सब मतलब फर्स्ट कब हुआ, ये सब पूछा जा सकते हैं। फिर आप स्टैटिक पोर्शन के लिए कौन सा बुक यूज़ कर सकते हो। इफ़ एनसीईआरटी इज़ रिक्वायर्ड, तो मेरे हिसाब से अभी तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी एनसीईआरटी उतना ज़रूरी नहीं है। आप टॉपर्स का भी रिव्यू देख सकते हो कि एनसीईआरटी वो लोग नहीं पढ़े हैं, और मेरे टाइम में भी मैं नहीं मतलब रेफ़र की हूँ एनसीईआरटी, तो उतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप सब कुछ पढ़ चुके हो और भी एनहेंस करना चाहते हो आपका नॉलेज, या और कुछ जानना चाहते हो, उसके लिए आप पढ़ सकते हो। बाय एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप एनसीईआरटी पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। अकॉर्डिंग टू मी, आप लूसेंट का बुक इज़ मोर देन इनफ, वो आप पढ़ सकते हो, उसको आप थॉरोली पढ़ो। इसके साथ साथ अरिहंत का एक बुक आते हैं, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। और एक है कि प्रीवियस ईयर आप कहाँ से करोगे, वो उसके लिए किरण पब्लिकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। मैं एक बताऊँगी तो आप मतलब आश्चर्य हो जाओगे कि मैंने लूसेंट भी नहीं पढ़ा मेरे टाइम में। खैर, मेरे टाइम तो थोड़ा अलग था, मैं 2013 का बैच हूँ, तो उस टाइम में जीके ना पढ़ने से भी चल जाता, मतलब मेरा तो हो गया था, मैंने जस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व करके गई थी तो मेरा हो गया था। अभी सिचुएशन थोड़ा अलग है, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगी कि अभी जीके पोर्शन क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए आपको कुछ जीके पोर्शन पढ़ना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब आते हैं डायनामिक पोर्शन में, ठीक है। अब डायनामिक करंट अफेयर्स पोर्शन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं बताऊंगी। फर्स्ट जो मैं बताऊंगी आपको वो है कि करंट अफेयर्स आप डेली मत पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। इस मोमेंट में तो एकदम भी नहीं। आप करंट अफेयर्स वीक वाइज पढ़ सकते हैं, या बेस्ट होगा आप मंथ वाइज करंट अफेयर्स पढ़िए। अच्छा, कहाँ से पढ़ेंगे? तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे साइट्स हैं। आप कोई भी एक ऑथेंटिकेट साइट या अच्छा साइट जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बट ये बात है कि आप मैक्सिमम 1 भी सोर्स ले सकते हो, या मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा सोर्स से मत पढ़िए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप एक मतलब ये मेंटेन करिए कि मैं यहाँ से ही पढ़ूंगी, और ये मतलब आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए वहाँ से, और उनके ऊपर ही भरोसा कीजिए। बट वो अच्छा साइट होना चाहिए, जैसे जीके टुडे हो गया। बट जीके टुडे में बहुत डिटेल से दिया हुआ रहता है। अभी तो टेक्स्ट बुक वगैरह या अड्डा 24/7 में भी वीडियो अवेलेबल होते हैं, या बहुत सारे ऐसे साइट हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो नाम बोल रही हूँ वही अच्छा है, आप देख लेना कि बहुत अच्छा साइट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बट ये है कि जहाँ से पढ़ोगे वहीं से ही रेगुलरली पढ़ते रहना। आप PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो, बट डोंट गो फॉर ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन वीडियो मत देखना, उसको डाउनलोड कर लेना। मेरे सजेशन ये रहेगा जो लाइव वीडियो होता है ना, वो देख के टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे ना उतना क्वेरी स्टूडेंट का नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में तो रटो, मैं बोलूँगी, मतलब हाँ, कंसेप्ट तो होगा, कुछ साइंस क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी आप कंसेप्ट लगा सकते हो। कंसेप्ट करके पढ़ोगे, कुछ रिलीवेंट लेके पढ़ोगे तो जल्दी उसको याद हो जाएगा आपका, वो तो एक चीज़ है ही। बट ये है कि आप लाइव वीडियो जीके के लिए, जीके पोर्शन के लिए या जनरल अवेयरनेस पोर्शन के लिए लाइव वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, आप वीडियो डाउनलोड कर लो, मंथ वाइज जो आते हैं जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स का जो मंथ वाइज वीडियो आते हैं उसको आप डाउनलोड कर लो, स्पेयर टाइम में पढ़ो। ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपना जो वैल्यूएबल टाइम है ना वो करंट अफेयर्स के लिए वेस्ट मत करो। जैसे आप रात में सोने जा रहे हो तो उसके पहले 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दो, या दोपहर के टाइम बहुत नींद आ रही है या नींद से जस्ट उठे हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब मैथ सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है या रीजनिंग प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम को आप करंट अफेयर्स के लिए दो। ऐसा नहीं कि जो सुबह उठ के ही आप मतलब करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उस टाइम जो आपका मतलब मोस्ट वैल्यूएबल टाइम होता है डे का, मोस्ट एनर्जेटिक टाइम होता है डे का, तो उस टाइम तो आप मैथ्स या रीजनिंग को ही दो, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। उस टाइम आप करंट अफेयर्स के लिए बर्बाद मत करो टाइम को। तो इस टाइम में आप पढ़ोगे तो रोज पढ़ते लगोगे तो वो हो जाएगा। और कितना पढ़ना है करंट अफेयर्स? सभी बोलते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स पढ़ो, मतलब अप्रैल में एग्जाम है आपका, तो अक्टूबर 2021 से आप मार्च 2022 तक करंट अफेयर्स पढ़ो।
बट मैं बोलूँगी +1 मंथ पढ़ो, मतलब 6 + 1 टोटल 7 मंथ्स, मतलब सितंबर से आप स्टार्ट करो। ये भी है कि लास्ट जो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स हुआ था वो लास्ट अगस्त में हुआ था, तो आप सितंबर से स्टार्ट करो। सितंबर से मार्च 2022 तक आप करंट अफेयर्स टोटल रेडी करके रखो, ठीक है। अब देख लो कि करंट अफेयर्स में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, आप क्या क्या पढ़ोगे करंट अफेयर्स में। नंबर 1 इज स्पोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स में क्या क्या इवेंट आए हैं, कौन सा स्पोर्ट्स हुआ है, उसमें विनर कौन है, ये सब आप पढ़ सकते, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आते हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स में जो अवार्ड, पद्मा अवार्ड या गैलेंट्री जो अवार्ड है वो किसको मिला है, या स्पेशल कुछ अवार्ड किसी को मिला है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड कौन हुआ है, ये सब आप पढ़ सकते हो। फिर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, इसमें इंडिया का पोजीशन क्या है, कौन फर्स्ट पोजीशन में है वर्ल्ड में, कौन लास्ट पोजीशन में है वर्ल्ड में, नया गवर्नमेंट स्कीम्स नया क्या आए हैं इस साल में। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स क्या लॉन्च हुआ है, उसका ऑथर कौन है, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ है, कहीं पे अच्छा मेला लगा है वो कहाँ पे लगा है, ये सब, या कोई अदर्स इवेंट्स कहाँ पे हुआ है, बुक फेयर वगैरह, ये सब। कोई न्यू जीआई टैग मिला है कि नहीं हमको। फिर अपॉइंटमेंट, ब्रांड एम्बेसडर, या कहीं पे गवर्नर सीएम अपॉइंट हुआ है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री में नया अपॉइंट हुआ है, या कैबिनेट नया रिशफल हुआ है, वहाँ पे कहाँ पे कौन गया है, वो सब चीज़। कोई कंपनी में हेड एमडी सीईओ अपॉइंट हुआ है, इम्पॉर्टेंट, वो पढ़ो। फिर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, किसी का कोई न्यूज़ आए हैं वो पढ़ो। बजट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी पार्ट करंट अफेयर्स। फिर न्यू इक्विपमेंट, जैसे डीआरडीओ अभी बहुत सारे न्यू इक्विपमेंट बनाए हैं, कुछ मतलब कोल्ड सिचुएशन को रेजिस्ट करने के लिए कुछ क्लोथ्स वगैरह बनाए हैं, या नया कुछ इक्विपमेंट बनाए हैं। कोविड सिचुएशन में बहुत सारे इक्विपमेंट नए आए हैं, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन से हुआ है, कोई जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है कि नहीं कुछ कंट्री के साथ, उसका नाम क्या है, कौन से कंट्री के साथ हुआ है। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल का अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं, कोई न्यूज़ में कोई आर्टिकल आए हैं कि नहीं, ये सब मतलब करेंट न्यूज़ में। तो ऐसे करेंट आर्टिकल पोर्शन देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, बट करेंट अफेयर्स में अगर कोई न्यूज़ के रिलेटेड कोई आर्टिकल आ गया है तो वो करेंट अफेयर्स पोर्शन में चले जाएगा। तो ये है इसका कनेक्शन, यही मैं पहले से आपको अवेयर कर रही हूँ कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, ठीक है। फिर देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आते हैं जीए में। जीए पोर्शन में, जीएस पोर्शन में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, तो टोटल 50 क्वेश्चन है, बट हियर इज नेगेटिव मार्किंग, वो है 0.5 पर इनकरेक्ट क्वेश्चन। अब टोटल टाइम आपको एग्जाम हॉल में कितना देना चाहिए, तो एवरेज आपको 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम आपको देना चाहिए जीए पोर्शन के लिए। अब ये है कि कुछ कॉमन क्वेश्चन किसी को मिल जाए तो 5 मिनट के भी कम उसको टाइम लगेगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाए कि ये ऑप्शन हो सकता है, वो ऑप्शन हो सकता है, तो उसको 7 मिनट से भी ज़्यादा 10 मिनट लग गया। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जीए पोर्शन में सबसे कम टाइम आपको लगाना है, क्योंकि बाकी यहाँ से टाइम बचा के आप बाकी पोर्शन में लगा सकते हो। तो जितना कम टाइम आपको जीए पोर्शन में लगा सकते हो उतना कम टाइम लगाओ। अब एसएससी में बेनिफिट्स क्या क्या है, मतलब अदर बैंक्स एग्ज़ाम या अदर्स एग्ज़ाम, ये अदर एग्ज़ाम के कंपैरिजन में एसएससी में क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। एक तो है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू का बेनिफिट क्या है जीए पोर्शन में, तो जीए पोर्शन में एमसीक्यू का एक बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है ना आपको याद रखना पड़ेगा। आप मान लो आप कहीं पढ़ चुके हो बट आप एकदम भूल गए हो, किसी का नाम पूछा गया है तो आप उनका नाम एकदम भूल गए हो, मतलब याद ही नहीं आ रहा है कि उनका नाम क्या है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर टाइप मतलब ऐसा क्वेश्चन होता तो आप वो आंसर नहीं कर पाते। बट एमसीक्यू में बेनिफिट क्या है कि आपके पास ऑप्शन होता है, और 4 ऑप्शन में ना या 5 ऑप्शन में ना कोई भी एक ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा ही। अगर आप पास में कभी भी उसको पढ़ चुके हो या कभी भी उसको गो थ्रू कर चुके हो तो देख के आपको मिल जाएगा आंसर कि हाँ ये तो मैं पढ़ चुकी थी, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है एमसीक्यू क्वेश्चन का। एसएससी का और एक वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है और सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि इतना ही आपको हर, जैसे बैंक में होता है ना कि हर पोर्शन में आपको टाइम दिया जाता है, इस टाइम में ही आपको ये करना है और इसमें आपको इतना सेक्शन में कट ऑफ लाना है, तो ये नहीं होगा।
तो चलो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। बट इसमें बेनिफिट क्या है कि आप अगर जी आपका ख़राब हो जाए तो वो वाला आप मतलब मार्क्स आप मैथ्स या रीजनिंग या इंग्लिश जो भी आपका मतलब जिसमें भी आप अच्छे हो, जिसमें भी आपका डेप्थ है, आपका ग्रिप है, तो उसमें आप वो मार्क्स उठा सकते हो। और कोई सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, इससे टाइम बचा के आप उस टाइम जो मैथ्स के लिए चाहिए वो दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एसएससी के लिए, ठीक है। एक ओवरऑल कट ऑफ होता है। और क्या है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो करेंट अफेयर्स जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स के रिलेटेड है। जैसे मान लो कहीं पे कोई रिवर के ऊपर कोई डैम बना है, ठीक है, तो रिसेंटली बना है, तो ये नहीं पूछेगा कि ये डैम कौन से रिवर के ऊपर बना है, वो पूछ लेगा कि ये जो रिवर है ना इसका ओरिजिन कहाँ पे है और ये कौन से स्टेट के ऊपर से गया है। तो आप सोच लोगे अरे ये तो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, बट नहीं, ये रिसेंटली न्यूज़ में ये रिवर आ चुके हैं, तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक पार्ट है एसएससी का, ठीक है। और एसएससी एग्ज़ाम टफ नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत हाई मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए तो ये एग्ज़ाम पास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें है कि कंपटीशन बहुत हाई हो चुके हैं अभी क्यों? क्योंकि वैकेंसी रिड्यूस हो गया है और कैंडिडेट का नंबर बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए कंपटीशन बहुत हाई है। कट ऑफ मार्क्स पहले से हाई जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई जा रहा है, बट पहले से हाई जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीए ये क्या अभी कंपलसरी है, ये क्या पढ़ना ही पड़ेगा या इसको हम छोड़ भी सकते हैं? तो इसका दो टाइप का आंसर हो सकता है, एक तो हो सकता है यस, एक तो हो सकता है नो, हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यस किसके लिए है, मतलब यस कंपलसरी है, और एक नो नहीं कंपलसरी नहीं है, हम छोड़ भी सकते हैं। तो कंपलसरी है ये किसके लिए है, ठीक है। तो एसएससी में टोटल कितना पार्ट्स होता है? 4 पार्ट होता है। एक आते हैं मैथ्स, एक आते हैं रीजनिंग, एक ये जीए पोर्शन, और एक आते हैं मतलब जीएस पोर्शन, और एक आते हैं इंग्लिश। मान लीजिए किसी का मैथ्स पोर्शन, अच्छा, अब सभी पार्टों में 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स आते हैं। तो मान लीजिए किसी का मैथ्स बहुत वीक है या रीजनिंग पार्ट उनका उतना अच्छा नहीं है, तो टोटल 50 में वो वहाँ पे 40 ला सकते हैं, मतलब बहुत कोशिश करके 35 40 ऐसे कुछ ला सकते हैं। तो उसके लिए जीए पोर्शन कंपलसरी है, बहुत नेसेसरी है, उनको जीए मतलब जीएस पोर्शन बहुत अच्छे से रेडी करना है। एक तो है कि आपको मैथ्स में बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा अभी जो सिचुएशन है, बट मान लीजिए किसी का नहीं इंप्रूव हो पा रहे हैं, तो उनके लिए जीए पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जीए में 35 40 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। पिछले साल में 2020 में कट ऑफ कितना था? 132 अराउंड था ईवर के लिए कट ऑफ, ठीक है। अब मान लीजिए नो किसके लिए है, अब मान लीजिए किसी का मैथ्स पोर्शन या रीजनिंग पोर्शन बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में बहुत उसका ग्रिप है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो मैथ्स में वो 50 में 45 और रीजनिंग में भी 45 हो गया उसका, ठीक है, और इंग्लिश में भी वो 45 ला पाए, तो कितना हुआ? 90 प्लस 45 135। अरे यहाँ पे ही तो उसका पूरा कट ऑफ हो गया, तो वो तो वैसे ही एग्जाम पास कर जाएंगे, उनको जीए में 0 भी लाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनके लिए कंपलसरी नहीं है, बट अभी जो सिचुएशन है ना वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने का नहीं है, उसमें अगर आप 200 में 170 अराउंड ला पाओगे, 170 अराउंड आपका हो जाएगा, तो नेक्स्ट टायर 2 में ये है कि टायर 2 का ही मार्क्स मेन होता है, टायर 1 का मार्क्स उतना खास नहीं होता है, बट ये भी मैं नहीं बोलूँगी कि कुछ भी नहीं होता है। टायर 1 में आप जितना इंप्रूव कर सकते हो मतलब उतना आपके लिए बेनिफिट है, तो ये तो सभी चाहेंगे ना कि मेरा मार्क्स जितना चाहिए इन्हेंस हो, तो इसीलिए अभी ये कंपटीशन के लिए जीए पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप जीएस को छोड़ नहीं सकते हो, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप जीएस में 30 प्लस ला रहे हो, तो हो गया ना यहाँ पे 165, तो ये मतलब टायर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स है, इसको आपको बाद में बहुत बेनिफिट हो सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर जाए तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सोचना चाहिए, तो इसीलिए जीएस पोर्शन बहुत मतलब बेनिफिशियल है आपके लिए कि आपका बाकी पोर्शन बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए, जो हमारे टाइम में नहीं था। मैं जीएस पोर्शन के लिए
मैंने कहा सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के गई थी, उसमें मुझे 10-15 मार्क्स मिल गया था, तो चलिए मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था और अच्छे मार्क्स भी आ गए थे क्योंकि मेरा मैथ्स पोर्शन बहुत मतलब ठीक ठाक था। मैथ्स में, रीजनिंग में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आ गया था, नियरली फुल मार्क्स, तो इसीलिए मेरा, और वहाँ उस टाइम इतना कट ऑफ भी नहीं जाता था, मतलब 100 या उसके आसपास कट ऑफ जाता था, तो उस टाइम मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बट आज के सिचुएशन में, इन दिस टाइम, ये कंपटीशन में ये पोर्शन बहुत मायने रखते हैं, तो आप इस पोर्शन को प्रिपेयर कीजिए। अब लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये लास्ट 3 मंथ्स में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। मतलब जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हो, जो लोग मतलब प्रीलिम्स ऑलरेडी पिछले साल क्लियर कर चुके हो, मेंस के लिए मतलब अपियर हो चुके हो बट मेंस नहीं हो पाया तो फिर से प्रीलिम्स दे रहे हो, उनके लिए भी बताऊंगी। और जो बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्टिंग में प्रीलिम्स देना है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम स्ट्रैटेजी बताएंगे कि इस 3 महीने में कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, जो करेंट अफेयर्स पोर्शन है ना, वो दोनों के लिए लगभग सेम है। मतलब करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा। 3 महीने हो चुका है और भी मतलब 3 महीने हैं, तो या 4 महीने, मैंने बताया कि 4 महीने पिछले प्रिपेयर करो, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो इसके लिए दोनों का कॉमन है। अच्छा, करेंट अफेयर्स पोर्शन में लास्ट में आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हो, बट लास्ट में कहीं पे मतलब वेबसाइट में या वीडियोस में आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर करंट अफेयर्स फॉर एसएससी सीजीएल 2021, वो आपको मिल जाए ना, तो वो आप ज़रूर कर लेना। हाँ, उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया चीज़ भी आप वहाँ से ले सकते हो। मतलब ये ले सकते हो, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो वो आप ज़रूर एक बार लास्ट में रेफर कर लेना, क्योंकि वो गुड रैंकिंग के लिए बहुत अच्छा है। मैंने तो पहले भी कह चुकी हूँ कि करेंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से रेडी करोगे, जीके पोर्शन, जीएस पोर्शन अगर अच्छे से रेडी करोगे, तो आप एक गुड रैंक ला सकते हो। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, एएसओ बन सकते हो, आप ऊपर रैंक में ऊपर का पोस्ट वगैरह पा सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि जो लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, मान लीजिए कि किसी का सिलेबस फुल कंप्लीट हो चुके हैं और किसी का थोड़ा बाकी रह गया है। तो अगर थोड़ा बाकी है तो उसको पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे बाकी है तो उसके लिए अलग चीज़ है, वो मत कीजिए, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट कीजिए। बट कुछ ही बाकी है तो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर रिवाइज कीजिए रेगुलरली। मतलब जो कंप्लीट हो चुके हैं, आप कुछ कंप्लीट कर रहे हो तो मान लीजिए 1 घंटे पढ़ रहे हो तो आधा घंटे नया टॉपिक पढ़ लिया और आधे घंटे पुराने का रिवीजन कर लिया। अब कहाँ से रिवीजन करोगे? पहले कुछ की नोट बना चुके हो ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले जो गो थ्रू कर चुके हो। मान लीजिए 2-3 बार गो थ्रू करने के बाद भी सोच रहे हो कि अच्छा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन तो मुझे याद ही नहीं रहता है, तो उसको आप की नोट में कर लो। ये नहीं कि जो आप याद मतलब हो जाते हैं, आपका जो ईजी पोर्शन है उसको भी आप लिख रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट है। जो आप याद नहीं रख सकते हो उसको सिर्फ आप लिखिए, ठीक है, उसके लिए की नोट बनाइए। ये एक हो गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। 10 ईयर्स, 12 ईयर्स प्रीवियस ईयर आप किरण पब्लिकेशन का बुक है या कहीं पे ऑनलाइन मिल जाए, कहीं से भी आप, बट जहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ रहता है, ठीक है, वहाँ से ही आप प्रॉपर सोल्यूशन, मतलब ठीक है जो, तो वहाँ से ही आप प्रीवियस ईयर कीजिए और मॉक दीजिए। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हैं वो वीक में ट्वाइस या थ्राइस मॉक दे सकते हैं। अब मॉक देने का ये चीज़ है, मैं बताऊँगी कि कहीं कैंडिडेट ये करते हैं, मॉक दे के अच्छा मुझे ये मार्क्स मिला, छोड़ देते हैं। मतलब उसको खोल के नहीं देखते हैं कि मेरा कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। ये मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ होता है, बट ऐसा मत कीजिए, तो मॉक देने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। आप एक टेस्ट दे रहे हो, उसमें इवैल्यूएट कर रहे हो खुद को, वो इवैल्यूएशन, एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे छूट गया है। जीके पोर्शन के लिए भी और भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ नया चीज़ जानने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो इसका सही आंसर क्या है, इसको मैं याद कर लूँ, या याद नहीं आ रहा है तो इसको मैं नोट कर लूँ कहीं पे। तो ऐसे ही आप डे बाय डे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए और सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। ये 4 ऑप्शन है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। अब जो बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए क्या है, वो स्टैटिक पोर्शन, करेंट अफेयर्स तो उसका चलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। करंट अफेयर्स जो नया है, अभी नए करंट अफेयर्स 3 महीने का आएगा। अच्छा, लास्ट 3 महीने का आप करंट अफेयर्स का सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन कर सकते हो, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल दिया है, उस टॉपिक का एक सिर्फ करंट अफेयर्स आप कर लो लास्ट 3-4 मंथ्स का। बट आगे
आने वाले जो 3 मंथ्स हैं उसमें सारे करंट अफेयर्स सब कर लेना। अब स्टैटिक में क्या है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल दिया और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोल दिया कि फर्स्ट 4 सब्जेक्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो पार्ट आप पहले करो, उसको जितना कर सकते हो उतना करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, और जो जो पढ़ रहे हो उसको रोज़ रिवाइज करो। ठीक है, रोज़ दोपहर को आधा घंटा दे दो, रात को 1 घंटा दे दो, रोज़ 1.5 घंटा दे दो, मोर देन इनफ है वो। ठीक है, उसमें ही आपका हो जाएगा। कभी करंट अफेयर्स पढ़ लो, कभी स्टैटिक जीके पढ़ लो, बट रिवाइज करते रहो रोज़। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो याद नहीं आ रहे उसको और भी ज़्यादा रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, और जो बिगिनर्स है ना वो ऑल्टरनेट डे पे मॉक दो। आपको लग रहा है कि मैं क्यों उल्टा बोल रही हूँ, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं ना उनका अगर मॉक में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15 to 18 क्वेश्चन उनके लिए कॉमन होगा। मान लो 18 नहीं, 15 क्वेश्चन उनके लिए तो कॉमन होगा ही होगा। बट अगर आप बिगिनर हो ना, अभी मॉक देना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो 20 क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको पता होगा, मतलब आपके लिए कॉमन होगा, बाकी 15 क्वेश्चन आपके लिए अनकॉमन होगा। तो वो 15 क्वेश्चन आप नया जानोगे, उसमें से अगर एग्जाम में कोई भी आ जाए तो उसको आप कर सकोगे। ठीक है, आपको अभी फुल डिटेल्स पढ़ने का टाइम नहीं है, बट आप क्वेश्चन वाइज अभी पढ़ ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जीके पोर्शन जो है ना, ये जीएस पोर्शन जो है ना, वो आपके मेंस में नहीं है। ये सिर्फ 3 महीने अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके प्रीलिम्स क्लियर कर जाओ ना, तो मेंस के लिए आपको पढ़ने की मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अभी ये मत सोचो कि मैं कितना जानूँ, मैं इतना कम पढ़ूँ, मैं इतना कम जानूँ, मुझे और भी जानना है, ये सब मत सोचो। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, उसके अंदर आपको करना है। तो आप ऑल्टरनेट डे पे ही मॉक दो और मॉक को अच्छे से एनालाइज करो, उसमें से की नोट बनाओ कि ये क्वेश्चन मुझे और ये आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसको मैं बार बार पढ़ूँ। उसमें से आप की नोट बनाओ, आप प्रीवियस ईयर से की नोट बनाओ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें से की नोट बनाओ। तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उनसे, कंपेयर टू उन लोगों से जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है। बट आप भी कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप डिटेल्स में मत जाओ। अभी आप मॉक दो, बहुत सारे टेस्ट दो, और उसमें से क्वेश्चन आप बार बार करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर बार बार सॉल्व करो। तो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। ठीक है, तो छोड़ो मत कि अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो इस 3 महीने में मैं कैसे करूँगी, ऐसे मत सोचो, आप भी कर सकते हो। हाँ, मान लो बहुत अच्छा रैंक नहीं आएगा, बट क्लियर तो हो जाएगा ना आपका। कि आप मान लो आपका मैथ्स में बहुत अच्छे हो आप, तो ये है कि टायर 2 में आप वो मेकअप कर सकते हो दूसरे से। तो ऐसे एंगल से सोचो आप। ठीक है, तो ऐसे अच्छे से प्रिपरेशन लो, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट कुछ मतलब वीडियो में मैं अगर कुछ स्ट्रैटेजी और ला सकती हूँ कि आप इस 3 महीने में कैसे खुद को प्रिपेयर करोगे बाकी सब्जेक्ट में, या एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे अपीयर होगे, कौन से पोर्शन में कितना टाइम दोगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका स्ट्रैटेजी मैं शायद मतलब हो सके तो आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताऊंगी। तो शायद ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प तो होगा ही आपके लिए। मैं आशा कर सकती हूँ कि मैंने इतना मतलब रिसर्च करके ये वीडियो, मतलब ये पीपीटीज वगैरह बनाई कि ये मेहनत से आपके लिए कि ये इसमें से आपको थोड़ा मदद मिल जाए, आप मतलब थोड़ा आपको इंस्पिरेशन भी मिल जाए इस एग्ज़ाम के लिए बैठने के लिए। तो अच्छे से प्रिपरेशन लो। शायद मतलब मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ही होगा एग्ज़ाम। हो सकता है कि डिले भी हो सकता है कि ये कोविड की वजह से, बट हो सकता है कि डिले ना भी हो सकता है। डिले हो जाए तो आपके लिए अच्छा है, आप और भी प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। तो अप्रैल ही सोच के अभी चलते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या होने वाले हैं फ्यूचर में। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।